चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग बिहार सीजीएल का देखेंगे। सीजीएल में आपका ये सेकंड स्तरीय जो आपका हुआ था, कब हुआ था? ये 16/2/2015 का क्वेश्चन है। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, अब आंसर बताएंगे आप लोग। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है आपको? क्यूबा को जाना जाता है। वही चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। उसके बाद अगर भारत की बात किया जाए तो भारत जानते हैं हम लोग सार्क का सदस्य है। भारत किसका सदस्य है? सार्क का सदस्य है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन और क्या होगा? रीजनल कोऑपरेशन होगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985, 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया जाता है। सार्क में टोटल देश की संख्या कितना है? सदस्यों की संख्या कितना है? 8 है कि 11 है? 8 है। उसके बाद आसियान में 11। आसियान में कितना है? 11। तो आज सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में। इसके टोटल देशों की संख्या कितना है? 8 है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ब्राजील की बात किया जाए तो पिछले क्लास में हम लोग ब्राजील के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ रहे हैं। ब्राजील में दो पठार का नाम कौन कौन देखे थे हम लोग? माटो ग्रासो का पठार। कौन सा था? माटो ग्रासो का पठार। पहला था माटो ग्रासो का पठार। दूसरा कौन था? ब्राजील का पठार। ये दोनों पठार कहाँ पे पाया जाता? ब्राजील। तो ब्राजील में दो पठार पाया जाता, माटो ग्रासो का पठार और कौन था? ब्राजील का पठार। ब्राजील की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश में यहीं पर इसका एक शहर है जिसका नाम क्या है? रियो डी जेनरियो। क्या नाम है? रियो डी जेनरियो। रियो डी जेनरियो में आपका पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था आपका? पृथ्वी सम्मेलन कब होता आपका? 3 जून 1900। 3 जून से लेकर 14 जून। 3 जून से लेकर 14 जून 1992। तो आप देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन कब होता है? 3 जून से लेकर 14 जून 1992। कहाँ पे हुआ था आपका? रियो डी जेनरियो। जिसको कौन सा सम्मेलन कहा गया? पृथ्वी सम्मेलन। इसमें क्या चीज पर बल दिया गया था आपका? पर्यावरण संरक्षण। क्या चीज पर चर्चा हुआ था? पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण लेकर आपका रियो डी जेनरियो में आपका कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 जून से लेकर 14 जून 1992। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कई सदस्यों का आपका सदस्य पाया जाता है। जैसे कि नाटो की बात करेंगे, नाटो का भी सदस्य आपका कौन है? अमेरिका है। डब्ल्यूटीओ का भी सदस्य कौन है आपका? अमेरिका। डब्ल्यूटीओ की स्थापना बताएंगे। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया जाता। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। तो नाटो की स्थापना कब किया गया? 4 अप्रैल 1949। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखे? चीनी की कटोरा के नाम से किसको जाना जाता? क्यूबा को जाना जाता। भारत हमारा किसका सदस्य है? सार्क का सदस्य है। साउथ एशियन फॉर एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब किया गया था? 1985। इसमें टोटल देशों की संख्या कितना है? 8। उसके बाद ब्राजील देखिए आपका दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका को और कौन सा महाद्वीप कहा जाता? आर्द्र महाद्वीप। आर्द्र महाद्वीप के नाम से भी किसको जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। उसी का सबसे बड़ा देश कौन था? ब्राजील। ब्राजील का सीमा कौन दो देशों से नहीं लग रहा था आपका? चिली और इक्वाडोर। किससे नहीं लग रहा था? चिली और इक्वाडोर। अगर आपका चिली और इक्वाडोर, चिली और इक्वाडोर की सीमा किससे नहीं लग रहा था? ब्राजील से। वहीं पर आपका पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरियो में 3 जून से लेकर 14 जून 1992 को होता। अमेरिका सदस्य होता है नाटो का भी। डब्ल्यूटीओ का नाटो की स्थापना कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1949 को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग। बताएंगे इसके बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था आपका? 19 कब किया गया? सॉरी, 24 अप्रैल। कब किया गया था? 24 अप्रैल। सॉरी सॉरी। 24 अक्टूबर कब किया जाता? 1900। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था? 1945। सॉरी।
कुछ और आ गया था दिमाग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वहीं 1919 की बात करेंगे तो 1919 में आईएलओ की गठन किया गया था। आईएलओ का गठन कब किया गया था? 1919। इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता आपका? जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। और अभी इसका वर्तमान में अध्यक्ष किनको बनाया गया? गिलबर्ट होंगबो को। किसको बनाया गया? गिलबर्ट होंगबो। आईएलओ का मतलब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता? जनेवा में। वहीं आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945। पूछा जाता कि संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कब मनाया जाता? तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के बाद 4। बताइए, भारत की आजादी के समय वायसराय कौन था आपका? कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आजादी के समय की बात करें तो उस समय आपका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बताएंगे लॉर्ड बेबेल। आपका पहला ऑप्शन में दिया है लॉर्ड बेबेल। लॉर्ड बेबेल का शासनकाल क्या था? 1944 से लेकर 47 तक था। 1944 से लेकर था 1947। माउंट बेबेल 1944 से 1947 तक रहता है। माउंट बेटन की बात करें तो शिमला सम्मेलन किसके समय में बुलाया गया था आपका? माउंट बेबेल। किसके समय में? माउंट बेबेल। कब बुलाया गया था शिमला सम्मेलन? शिमला सम्मेलन आपका बुलाया गया था 25 जून 1945। 1945। तो शिमला सम्मेलन बुलाया जाता 25 जून 1945। इसको विफल कब घोषित किया गया था? 14 जुलाई 1945। विफल कब घोषित किया गया था? 14 जुलाई 1945। अब आप लोग को पेन चलाते रहना जी, एग्जाम बहुत नजदीक है, आलस नहीं रखना है थोड़ा सा भी। तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। इसमें आपका इसको विफल कब घोषित किया गया था? 14 जुलाई 1945। लॉर्ड बेबेल का शासनकाल 1944 से क्या रहता है? 47 रहता है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा कौन है आपका? लॉर्ड कर्जन। कर्जन की बात करेंगे। कर्जन का शासनकाल क्या रहता है? 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या रहता है? 1899 से 1905 रहता है। इसी के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 19 या 20 जुलाई 19 या 20 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कहां से किया गया था? शिमला से। बंगाल विभाजन की घोषणा कहां से किया गया था? शिमला से किया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था आपका? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। इस 62 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब मिलेगा जी। तो आपका बंगाल विभाजन की घोषणा 19 या 20 जुलाई 1905 को किया जाता, लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन की ही बात करें तो इसी के समय में आपका कई आयोग आए थे। जैसे कि आप रॉबर्टसन की बात करेंगे तो रॉबर्टसन के समय में कौन सा, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित हुआ था आपका? रेलवे आयोग। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या चीज का गठन हुआ था? रेलवे आयोग का गठन रॉबर्टसन की अध्यक्षता में होता। वहीं रेलवे की बात करें तो रेलवे की अध्यक्षता में क्या हुआ था? विश्वविद्यालय। रेलवे की अध्यक्षता में क्या था? विश्वविद्यालय। तो रेलवे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। उसके बाद था एक फ्रेजर आयोग। फ्रेजर की बात करेंगे तो फ्रेजर की अध्यक्षता में कौन गठित किया गया था? पुलिस आयोग। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। और एक बच गया जी, और सिंचाई के लिए कौन था? मॉनक्रीप की अध्यक्षता में क्या आया था आपका? सिंचाई आयोग। मॉनक्रीप की अध्यक्षता में क्या आया था? सिंचाई आयोग। तो सिंचाई आयोग का गठन मॉनक्रीप की अध्यक्षता में किया गया था। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या आता? रेलवे आयोग। रॉबर्टसन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रॉबर्टसन और मॉनक्रीप कब आया था? 1901। रॉबर्टसन और मॉनक्रीप कब आया था? 1901। और रेले और फ्रेजर कब आया था? 1902। कब आया था? 1902। तो हम लोग लॉर्ड कर्जन की बात करें। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या रहता? 1899 से 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 19 जुलाई 1905 में। लागू कब हो जाता? 16 अक्टूबर 1905। उसी के बाद देखिए लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या आया? रेलवे आयोग। रेलवे की अध्यक्षता में क्या आया था? विश्वविद्यालय। फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या आया? पुलिस आयोग। और मॉनक्रीप की अध्यक्षता में क्या आता? सिंचाई आयोग। अब चलेंगे अगला गवर्नर जनरल हम लोग देख लेंगे। अगला कौन आता आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल क्या था? मार्च 1947। मार्च 1947 से लेकर जून 1948। मार्च 1947 से लेकर जून 1948। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो मार्च 1947 से लेकर जून 1948। इसी के समय में अगर महत्वपूर्ण आपका एक विधेयक आया था जिसको कहा गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक।
भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो आपका ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कहां पेश किया गया था? ब्रिटिश संसद में। कब पेश किया गया था यह? 4 जुलाई को। कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। कब पेश किया जाता? 4 जुलाई 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो इसका शासनकाल मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक रहता है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इसी के समय में पास किया गया था, पेश किया गया था 4 जुलाई 1947। लास्ट ऑप्शन बात है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर और अंतिम भारतीय गवर्नर। बसरा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आपका? सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। भारतीय था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल हुए थे? कौन हुए थे आपका? एओ ह्यूम। कौन हुए थे आपका? एओ ह्यूम। तो आपका कांग्रेस की बात कर रहा है तो इसमें कौन शामिल हुआ था? एओ ह्यूम शामिल हुआ था। अब सबसे पहले देखेंगे ऊपर आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? मेकाले। क्या चीज दिया है आपका? मेकाले की बात कर रहा है। क्या था? कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल हुआ था? कौन था आपका? एओयू। आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया? आपका पहला में दिया है मेकाले की चर्चा कर रहा है। मेकाले की बात करेंगे तो आपका सबसे पहले हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, कौन सा अधिनियम के तहत बनाया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम। किसके बना था? 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल क्या रहता है? 1828 से 35। क्या रहा था? 1828 से 35। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 35 रहता है। इसी के समय में आपका मेकाले आया था। मेकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था किनके अनुशंसा पर? मेकाले के अनुशंसा। मेकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। लेकिन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल क्या रहा था? 1828 से 35। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के देखेंगे तो सती प्रथा का अंत भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? 1829। सती प्रथा का अंत किया गया था 1829। ठगी प्रथा का समाप्त कर 1830। ठगी प्रथा का कब समाप्त किया गया था? 1830। उसके बाद आपका साइमन आता, लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में आपका साइमन आयोग का गठित हुआ था। साइमन कमीशन कब गठित हुआ था आपका? 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन कब गठित हुआ था? 8 नवंबर 1927। तो लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठित होता है। और यह आपका बंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। तो यह कब पहुंचता है? 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचता है। श्वेत कमीशन भी किसको कहा गया था? साइमन कमीशन को ही कहा जाता। अब आता लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल बताएंगे क्या रहता? 1926 से 31। लॉर्ड इरविन का शासनकाल क्या रहता? 1926 से 31। तो लॉर्ड इरविन शासन की बात करें तो 1926 से 31। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ था? 1932 में। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ था? 1932। हाँ, इसके समय में हम लोग को देखना है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 31 रहता है। इसी के समय में एक व्यक्ति चुने हुए हैं जिनका नाम था जतीन दास। जतीन दास ने भूख हड़ताल की घोषणा कब किया था? 19 जुलाई 13 जुलाई 1929 को। कब क्या था? 13 जुलाई 1929। तो जतीन दास ने अपना भूख हड़ताल की घोषणा कब किया था? 13 जुलाई 1929। 64वें दिन इनका मृत्यु हो जाता है। 64वें दिन अर्थात कब मरता है? 13 सितंबर। कब मृत्यु हो जाता? 13 सितंबर 1929। कब मृत्यु हो जाता? 13 सितंबर 1929। तो हम लोग क्या देखें? लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 31 रहता है। इसी के बीच में जतीन दास ने भूख हड़ताल की घोषणा कब किया था? आपका 13 जुलाई 1929 को। कब करता? 13 जुलाई 1929। और आपका 64वें दिन इनका मृत्यु हो जाता 13 सितंबर 1929। उसके बाद ह्यूम, आपका एओ ह्यूम के बारे में तो जान ही रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। म्यांमार की नई राजधानी क्या है जी? नायपीतो। क्या हो जाएगा? नायपीतो। तो इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नायपीतो हो जाएगा। अगर बात करेंगे मांडले का, तो मांडले जेल में किसको रखा गया था जी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहां पे रखा गया था? मांडले जेल में रखा गया था। यह कब से कब तक रहे थे?
1908 से लेकर 1914 तक, 1908 से लेकर 1914 तक देशद्रोह के अपराध में इसको 1908 से लेकर 1914 तक मांडले जेल में रखा गया था। टोटल कितने वर्ष रखा गया था? 6 वर्ष। कितना सजा मिला था? 6 वर्ष। इनको सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था आपका? दावर। क्या नाम था? दावर। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव कब शुरू किया था आपका? शिवाजी आपका 95 में। कब किया था? 1895 में। और आपका गणेश उत्सव कब किया था? गणेश उत्सव कब किया था आपका? 1893। गणेश उत्सव की शुरुआत 1893। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया। किनके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो शिवाजी उत्सव 1895 में और गणेश उत्सव कब किया था? 1893। तो बाल गंगाधर तिलक को कौन सा जेल में रखा जाता? मांडले जेल। कोचीन की बात करेंगे तो कोचीन बंदरगाह कहाँ पाया जाता है जी? कोचीन बंदरगाह कहाँ पे पाया जाता? केरल में। कोचीन बंदरगाह कहाँ पे पाया जाता? केरल राज्य में पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आंग सुन सू ये कहाँ का नेत्री आपका देश के संबंधित रखते थे? कहां से रखता था? म्यांमार। कहां से रखता है? म्यांमार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आ रहा है दक्षिण कोरिया की बात करेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है जी? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या आपका? सियोल। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आपसे पूछे जाए क्या होगा? सियोल। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को जोड़ने वाली कौन सी रेखाएं हैं? 38 डिग्री समांतर रेखा। कौन सी है? 38 डिग्री। 38 डिग्री समांतर रेखा दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया को जोड़ता है। उत्तरी कोरिया की बात करें तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? प्योंग। क्या हो जाएगा? प्योंग। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंग। तो हम लोग क्या देखे? दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया को जोड़ने वाली कौन सी समांतर रेखा है? 38 डिग्री समांतर रेखा है। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्यों? प्योंग। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंग। अब आता है बात श्रीलंका का जी। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरूमत के द्वारा। किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरूमत। तो श्रीलंका भारत से अलग होता है, पाक जलडमरूमत के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। क्या नाम है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। कहाँ का आपका? श्रीलंका। म्यांमार तो जान ही रहे। थाईलैंड की राजधानी क्या है जी? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो थाईलैंड की राजधानी क्या हो गया? बैंकॉक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। भारत की आजादी के समय आपका प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। भारत और चीन के बीच में पंसिल समझौता कब किया गया था आपका? 29 अप्रैल 1954 को। कब किया गया था? 29 अप्रैल 1954 को। कब किया जाता? 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। तो भारत और चीन के बीच पंचिल समझौता कब होता? 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उधर से आपका चीन का प्रधानमंत्री कौन था जी? चाउ एन लाई। कौन था? चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच में पंसिल समझौता कब किया गया था? 29 अप्रैल 1954। तो भारत और चीन के बीच में पंसिल समझौता किया जाता 29 अप्रैल 1954 को। भारत की तरफ से साइन करने वाले कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और चीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाउ एन लाई। क्या नाम था? चाउ एन लाई। 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था जी? भारत और चीन। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होता है? 67-68 में ना? 67-68 में। कब हुआ था? 1967। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में होता है। इसका जन्मस्थली किसको माना गया था? पंतनगर। किसको माना गया था? पंतनगर। यह पंतनगर कहाँ पे पड़ता है जी?
उत्तराखंड में। कहाँ पे पड़ता? उत्तराखंड। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में पंतनगर इसका जन्मस्थली माना जाता है। कहाँ पे हुआ था? आपका उत्तराखंड। अगर बात करेंगे यह भारत का था आपका हरित क्रांति का जनक। अगर विश्व में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन हो जाएगा आपका? नॉर्मन बोरलॉन्ग। कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग स्वामीनाथन, तो 2024 में इसको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया। 2024 की बात करें तो कितना व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है? भारत रत्न कितना व्यक्ति को दिया गया? 5 व्यक्ति को। कितना व्यक्ति को? 5 व्यक्ति। हम लोग करंट रिलेट करके चलेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा 4 व्यक्ति और थे, उनका नाम बताएंगे। क्या था? कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम था? कर्पूरी ठाकुर था जी। दूसरा नाम कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम था? लाल कृष्ण आडवाणी। लाडवाणी। क्या नाम था? लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा व्यक्ति कौन था आपका? पीवी नरसिंह भार्गव। कौन था? पीवी नरसिंह भार्गव था। और कौन था? कौन था? चौधरी चरण सिंह। कौन था? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह। तो हम लोग देखिए भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्ति को दिया जाता? 5 व्यक्ति। कितना व्यक्ति को दिया था? 5 व्यक्ति। एक तो आपका एम एस स्वामीनाथन हो गया, दूसरा कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का संबंध कौन से राज्य से है जी? बिहार से। कर्पूरी ठाकुर का संबंध किससे? बिहार से। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा कौन हो गया? पीवी नरसिंह भार्गव। चौथा कौन हो गया? चौधरी चरण सिंह। कौन हो गया? चौधरी चरण सिंह। चलेंगे अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 कह रहा है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज की बात करेंगे अगर, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका जन्म कुंडली देख लेते हैं। स्वराज का बात करेंगे जी। स्वराज, स्वराज शब्द दिया किसने था जी? दयानंद सरस्वती। किन्होंने दिया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द दिया किन्होंने था? दयानंद सरस्वती ने दिया। पहली बार स्वराज का मांग कब किया गया था? स्वराज का पहली बार मांग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। तो देखिए हम लोग स्वराज शब्द देने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। लेकिन पहली बार स्वराज शब्द का मांग कब होता है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। वहीं पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज कब हो गया जी? 1929 का। कौन सा था? 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग देखिए पहली बार स्वराज शब्द का मान दयानंद सरस्वती करता। स्वराज शब्द दिया किन्होंने थे? दयानंद सरस्वती। स्वराज का पहली बार मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12। बताएंगे महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में आपका पूना संधि कब हुआ था जी? 1932 में। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में कब हुआ था? 1932 में हुआ था जी। सांप्रदायिक पंचायत की भी घोषणा कब हुआ था? 1932। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ था? 1932। दूसरा गोलमेल सम्मेलन अगर पूछा जाए तो दूसरा गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था जी? कब था? डेट 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 था ना? 31 था, 31। और तीसरा, इसमें तीसरा हो जाएगा जी। तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932। अब पहला भी बता दीजिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 सितंबर ना? सॉरी 12 नवंबर 1930। कब होता? 12 नवंबर 1930। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 की। उसके बाद 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वहीं आपको बात करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था जी? 19 मार्च 1919। आपका रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919। वहीं आपका आता 1935 का अधिनियम। इसी के बारे में किसने कथन किया था कि ये आपका क्या है?
जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में कोट किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 का अधिनियम जो है क्या है आपका, इसमें इंजन है पर क्या आपका ब्रेक है पर इंजन नहीं है। ये तो उल्टे बोल रहा है। उसके बाद गुलामी का अधिकार पत्र भी किसको कहा गया था? 1935 गुलामी का अधिकार पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र जी, गुलामी का अधिकार पत्र भी किसको कहा गया था? 1935। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अगर 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात किया जाए तो कितना अनुच्छेद था उसमें? 321। कितना अनुच्छेद था? 321। कितना अनुसूचियां था? 10। अनुसूची कितना था? 10। तो गुलामी का अधिकार पत्र भी 1935 के अधिनियम को कहा गया था। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब किया गया था? 1935। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब किया गया था? 1935। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? 1919। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? 1919। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में होता है, उसको समाप्त कब किया गया? 1935 में। और 1935 में कहां लगा दिया गया था? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात। कहां का आपका? गुजरात का। तो गिर का आपका वन प्रसिद्ध है गुजरात के लिए। गिर की बात हो रही है तो हम लोग देख लेंगे गुजरात के बारे में। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है जी? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात का तटरेखा की लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितना है? 1600। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर है। वहीं दक्षिण भारत की तटरेखा की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो भारत की सबसे लंबा तटरेखा किसका? गुजरात का। कितना आपका? 1600 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह 972 के आसपास आता है। कितना आता है? 972 किलोमीटर के आसपास आता है। उसके बाद गुजरात हो गया। चलेंगे झारखंड के बारे में बताएंगे कुछ। झारखंड की स्थापना कब किया गया था जी? 15 नवंबर ना, 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में। बताएंगे झारखंड का भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है जी? संतोष कुमार गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार। तो वर्तमान में झारखंड राज्य के आपका राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। बताएंगे छत्तीसगढ़ कौन है? रेमंड डेका। कौन सा है? रेमंड डेका। छत्तीसगढ़ का आपका राज्यपाल कौन है? रेमंड डेका। गुजरात का कौन है जी? आचार्य देवव्रत। गुजरात का कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन सा है? आचार्य देवव्रत। असम का कौन है जी? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ना, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो हम लोग क्या क्या देखिए, भारत का सबसे बड़ी तटरेखा राज्य कौन सा? गुजरात है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कितना है? 972, कहीं कहीं 1000 से भी ऊपर देता है। उसके बाद हम लोग झारखंड देखे। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000। झारखंड का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? रमेश डेका। गुजरात का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और असम का राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक है जी? सोन नदी। कौन सा नदी है? सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई कितना है जी? 1036 मीटर। अमरकंटक की ऊंचाई कितना है? 1036 मीटर। अमरकंटक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? मेकाल पठार का। कौन सा पठार का? मेकाल पठार। मेकाल की पठार कहां पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। मेकाल की पठार कहां पाई जाती है? छत्तीसगढ़। तो मेकाल की पठार छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मेकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और महानदी। नर्मदा, सोन और कौन था? महानदी। नर्मदा, सोन और कौन है? महानदी। तो अमरकंटक आपका, अमरकंटक की ऊंचाई कितना था? 1036 मीटर। मेकाल पहाड़ी कहां पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। से 3 नदी, नर्मदा, सोन और कौन था? महानदी। कोयल नदी की बात करें तो यह झारखंड राज्य से निकलती है। कोयल कहां से निकलती है? झारखंड राज्य से निकलती है। और यह सोन का सहायक है जी। किसका सहायक है? सोन का। तो कोयल किसकी सहायक है? सोन का। पुनपुन के बारे में आप लोग बिहार स्पेशल में पढ़े थे। पुनपुन नदी कहां पे मिलती है?
फतवा में। कहाँ पे मिलती है? गंगा में, फतवा में। तो पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पे मिल जाती है? फतवा में। कहाँ पे मिल जाती है? फतवा। तो देख लेंगे क्या कह रहा था, बिहार में बहने वाली नदी में से किसका उद्गम अमरकंटक है। अमरकंटक किसकी ऊंची चोटी है? मैकाल पठार। मैकाल की पठार कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब मैकाल पठार की आपका अमरकंटक की ऊंचाई कितना था? 1036। अमरकंटक की चोटी से 3 नदी, नर्मदा, सोन और कौन था? महानदी। उसके बाद क्या देखे इसमें? कोयल नदी। कोयल नदी कहां से निकलती? झारखंड के, या आपका स्थानीय नदी आता है। कोयल नदी कौन सी नदी का संगम है? सोन का है जी। उसके बाद पुनपुन गंगा में कहां कर मिल जाती है? फतवा में। कहां पे मिल जाती है? फतवा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्षता किया था जी? किन्होंने किया था? हेनसांग। बाकी ऑप्शन तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। हेनसांग। हेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। हेनसांग के पुस्तक का नाम क्या था जी? सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। तो हेनसांग किसके समय में आता? हर्षवर्धन के समय में। इसके पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। मेगास्थानिज की बात करेंगे, इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थानिज के पुस्तक का नाम क्या? इंडिका। मेगास्थानिज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किनके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता। तो आपको क्या देखिए, मेगास्थानिज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलता है? इंडिका से। तो इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थानिज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। वहीं देखिए हेनसांग किसके समय में आया? हर्षवर्धन के समय में। हेनसांग के पुस्तक का नाम क्या था? सियूकी। सियूकी में कितना देशों का चर्चा मिलता है? 138 देशों का चर्चा मिलता है। कितना देशों का चर्चा मिलता है? 138 देश। इब्न बतूता की बात करेंगे, यह अरबी लेखक है जी, है नहीं। महमूद गजनी के समय में आता। किसके समय में आता? महमूद गजनी के समय में। किसके समय में आता? महमूद गजनी। तो इब्न बतूता अलबरौनी ये था ना? ओ सॉरी, अलबरौनी उल्टा हो गया जी, कोई बात नहीं। अलबरौनी किसके समय में आया था? मोहम्मद गजनी के साथ है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर क्या बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर क्या बार आक्रमण किया था? 17। बाबर ने भारत पर क्या बार आक्रमण किया था? 5 बार। और अहमद शाह अब्दाली जी, अहमद शाह अब्दाली ने क्या बार किया था? 8 बार। क्या बार किया था? 8 बार। हम लोग क्या क्या देखें, कह रहा है कि आपका अलबरौनी किसके समय में आया था? महमूद गजनी के साथ आए थे। महमूद गजनी ने भारत पर क्या बार आक्रमण किया था? 17 बार। सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। तो अलबरौनी महमूद गजनी के समय में आता। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बाबर ने क्या बार किया था? 5 बार। और अहमद शाह अब्दाली ने क्या बार किया था? 8 बार। क्या बार किया था? 8 बार। उसके बाद इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या था जी? रेहेला। क्या नाम था? रेहेला। इब्न बतूता पुस्तक का नाम क्या था? रेहेला। इब्न बतूता एक अरबी लेखक था। कैसी लेखक था? अरबी। इब्न बतूता कैसी लेखक था? अरबी लेखक। तो इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या था? रेहेला। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16 नंबर। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में है जी? आपका केरल राज्य में। कौन सी राज्य में? केरल राज्य में पाई जाती है। तो साइलेंट वैली आपका कहां पे? केरल राज्य। बताएंगे तमिलनाडु का राज्यपाल कौन जाए जी? RN रवि। कौन है आपका? RN रवि। तो अभी तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? RN रवि। गोवा जी, नाम छोटा है, राज्यपाल का नाम बहुत बड़ा है। हम नहीं याद करेंगे, राजू है, आप लोग जानिए। क्या नाम है? राजू। क्या नाम है? राजू। बहुत बड़ा नाम है। जितना छोटा इसका राज का नाम है, उतना ही बड़ा इसका राज्यपाल का नाम है। राजू याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर का कौन है जी? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो आपकी जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो हम लोग तमिलनाडु का राज्यपाल देखिए कौन है? RN रवि। गोवा का कौन है? राजू है। जम्मू कश्मीर का है मनोज सिन्हा। केरल का बताएंगे, केरल का राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। कौन है आपका? राजेंद्र विश्वनाथ। यही बिहार वाला जी, बिहार वाला गया। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। कौन सा है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर कहां का है? केरल का। चलेंगे अगला क्वेश्चन, 17 नंबर। गोवा किस नदी पर अवस्थित? गोवा की राजधानी किस नदी पर अवस्थित है? पांजी। कौन सी नदी का है? अरे मंडी। गोवा की राजधानी पांजी है। वो कौन सी नदी किनारे है? मांडवी नदी। हम लोग गोवा की जब नदी पढ़े थे, वहां पे 2 महत्वपूर्ण नदी पढ़े थे। कौन कौन था? मांडवी और जुआरी। कौन कौन था? मांडवी और जुआरी। तो मांडवी और जुआरी नदी कहां पे बहती है? गोवा में। तो गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी पर अवस्थित है। और आपका जुआरी नदी भी कहां पे बहती है? गोवा में। बताएंगे नर्मदा जी, नर्मदा कहां से निकलती है?
अमरकंटक की चोटी से। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की चोटी। ताप्ती की बात करेंगे, ताप्ती कहां से निकलती है? धूपगढ़ की चोटी से। धूपगढ़ की चोटी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? धूपगढ़ चोटी। उसके बाद पेन्नार नदी आता है जी। पेन्नार नदी कहां से निकलती है? कोलार खान से। कौन सा खान से? कोलार खान से। कर्नाटक के कोलार खान से। कर्नाटक के कौन सा खान से? कोलार खान। तो कर्नाटक के कोलार खान से कौन सा नदी निकलता? पेन्नार नदी। पेन्नार के अलावा हम लोग बेगई नदी देखे थे। बेगई नदी कहां से निकल रहा था आपका? बरसांडू की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? बरसांडू। तो इतना देख लिया। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से। मांडवी और ज्वारी नदी कहां पे बहती है आपका? गोवा में। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? धूपगढ़ चोटी से। अब पेन्नार नदी कहां से निकलती है? कोलार खान। कोलार खान कहां पे पड़ता है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। समदाब रेखा कल ही पढ़ रहे थे जी। समदाब रेखा निम्नलिखित में से किससे दर्शाता है आपको? सब वायुमंडलीय दबाव को किसको दर्शाता है? सममंडलीय वायु दबाव को। तो 18 नंबर क्या क्या हो जाएगा? डी नंबर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाता है? लूनी नदी। कौन सी नदी हो जाता है? लूनी नदी। तो कच्छ के रण में गायब होने वाला कौन सा? लूनी। गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जी? कच्छ। मतलब सब भारत का भी सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? कच्छ। गुजरात का कच्छ कहाँ पे पड़ता है आपका? गुजरात में। गुजरात का ही राजधानी जिला कौन सा है? कच्छ है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी कहां से निकलती है? राजस्थान का कौन सा जगह था? मेवाड़ से। कहां से निकलता? मेवाड़। तो राजस्थान के मेवाड़ से कौन निकलती? साबरमती नदी निकलती है। एक और पढ़े थे शरावती। शरावती कहां से आ रही थी? कर्नाटक में। हाँ। उसके बाद बेतवा नदी बताएंगे। कहां से था? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से। कौन सा जिला था? मध्य प्रदेश के रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से कौन निकलता? बेतवा नदी। तो साबरमती कहां से हो गया? गुजरात सॉरी राजस्थान के मेवाड़ से निकलता। लूनी नदी कहां से निकल रहा था जी? अरावली की पहाड़ी से। कहां से निकल रही थी? अरावली। अरावली की पहाड़ी से कौन नदी निकलती? लूनी। लूनी और कौन था? बनास नदी। लूनी नदी तो कच्छ के रण में गायब हो रही थी और बनास नदी उसको क्या कर रहा था? पश्चिम से पूरब की ओर काटने का काम कर रहे थे। तो पश्चिम से पूरब काटने का काम कौन कर रहा था आपका? वनास नदी। कौन कर रहा था? वनास नदी। और लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। बेतवा नदी कहां से निकलता? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से। कौन सा जिला हो जाएगा? रायसेन जिला। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से था? अमेरिका से होगा जी। नॉर्मन बोरलॉग कहां से था? अमेरिका। इसके बारे में तभी हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब बता दीजिए ना, पहाड़ी आप लोग खूब पढ़े हैं जी। बताइए जल्दी से थोड़ा। स्पेन में कौन पहाड़ी था? मेसेटा का पठार। मेसेटा। मेसेटा का पठार कहां पे पाया जाता है? स्पेन में। मैक्सिको में कौन था? चियापास। चियापास का पठार कहां पे है? मैक्सिको में है। अमेरिका में तो बहुत सारा था। कौन कौन था? कौन कौन था? पहला कौन था? ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन। कोलोरेडो था। और कौन था? ग्रेट बेसिन था। और कौन था? कोलंबिया था। कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया। कोलंबिया। और कौन था? ओजार्क। ओजार्क। और कौन था? पीडमोंट। कौन था? मिटमोंट। कौन हो जाए? पीडमोंट। अब ऑस्ट्रिया की बात आता है जो ओपेक। ओपेक की राजधानी कहाँ है? ओपेक की मतलब मुख्यालय कहाँ पे है? मिख्याना। ओपेक। ओपेक आपका मुख्यालय कहाँ पे है? बियाना। ऑस्ट्रिया का कौन सा? बियाना। ऑस्ट्रिया के कौन सा जगह पर? बियाना। बताइए ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 1960। ओपेक की स्थापना कब होता? 1960। तो हम लोग क्या देखें, ऑस्ट्रिया का एक जगह है जिसका नाम क्या? बियाना। आपका ओपेक की आपका मुख्यालय कहाँ पे? बियाना। ओपेक की स्थापना क्या किया गया था? 1960। यह ओपेक क्या है? तेल संगठन। क्या आपका? तेल संगठन। उसके बाद अमेरिका में कोलोरेडो, आपका कोलंबिया की पठार, ग्रेट बेसिन, ओजार्क और पीडमोंट, ये सब कहाँ पे पाया जाता? अमेरिका में। मैक्सिको में कौन पठार पाया जाता? चियापास की पठार। स्पेन में कौन सा पठार पाता? मेसेटा का पठार। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का संवेदन करता है जी? कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17। चलिए बात करेंगे यहाँ पे समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार। आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि खाली आप लोग अगर डिस्कशन क्लास में बैठ जाइएगा तो एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है जी? 14 से 18। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है? 14 से 18। समानता के बाद क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19 से 22। शोषण, उसके बाद आता है शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 23 से 24। शोषण का अधिकार कहाँ से कहाँ से है? 23 से 24। उसके बाद आता है कौन सा जी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद क्या आता है जी? शिक्षा संबंधी, संस्कृति या शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक के लिए, वही अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 29 से 30। कहाँ कहाँ? 29 से 30। उसके बाद शिक्षा संबंधी अधिकार के बाद आता है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 32। हम लोग क्या देखे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका। कौन से भाग में रखा गया? भाग 3 में। कौन सी भाग में रखा गया? भाग 3 में। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद शिक्षा अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। चलिए ये सब याद ही है। बताएंगे अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद का था? 15। छुआछूत किसमें था? 17। उपाधियों का अंत किसमें? 18। उपाधियों का अंत किसमें? 18। तो हम लोग क्या देखे? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। 15 में हो गया जन्म, धर्म, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। छुआछूत किसमें है? 17 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता? उपाधियों का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न तो दिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 18 के तहत। बिना किसके अनुमति के नहीं दिया जा सकता? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से किसी को भी कोई भी पुरस्कार देश में नहीं दिया जा सकता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था जी? 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। इसका डिजाइन किसने बनाया था? पहले पारंपरिक डिजाइनर कौन था? मैडम भीकाजी कामा। अब पढ़ जाते तो पूरा डिटेल में पढ़िए। मैडम जी, मैडम भीखा जी, भीखा जी कामा। मैडम भीखाजी कामा। इसका पारंपरिक डिजाइनर कौन था? मैडम भीखाजी कामा। लेकिन आधुनिक डिजाइनर कौन हुआ? पेंगेली वेंकैया। कौन था? पेंगेली, पेंगेली वेंकैया। कौन था? पेंगेली वेंकैया। तो पेंगेली वेंकैया इसका आधुनिक डिजाइन होता है। मैडम भीखाजी क्या था? इसका पारंपरिक डिजाइन। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज का आपका लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 2:3। कितना होता है? सॉरी, चौड़ाई होगा 2 और लंबाई कितना होगा? 3। मतलब ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सही है। इसमें आपका गलत पूछ रहा है, इसमें गलत कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज को चौड़ाई लंबाई, आपका चौड़ाई लंबाई कितना हो गया? 2:3 हो गया। इसमें कौन कौन कलर है जी? एक केसरिया कलर है। केसरिया क्या चीज का प्रतीक है? शौर्य एवं बलिदान का। शौर्य एवं बलिदान का जी, शौर्य एवं बलिदान का। शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक कौन है? केसरिया रंग। उसके बाद आता है कौन सा रंग? सफेद। कौन सा रंग आता है? सफेद। सफेद शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति और किसका है? सच्चाई का। शांति और किसका प्रतीक है? सच्चाई। तो शांति और सच्चाई का प्रतीक कौन है? सफेद। उसके बाद कौन आता? हरा। हरा खुशहाली का। किसका? खुशहाली एवं समृद्धि का। खुशहाली एवं समृद्धि का कौन प्रतीक है आपका? हरा। तो आपका तिरंगा झंडा में 3 कलर रहता है। सबसे ऊपर कौन रहता है? केसरिया। केसरिया शौर्य एवं बलिदान का प्रतीक है। सफेद किसका? शांति एवं सच्चाई का। हरा किसका प्रतीक है? खुशहाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। इसके बीच में एक चक्र पाया जाता है। कितना तिल्ली होता है? 24। कितना तिल्ली होता है? 24। इसका कलर कैसा है? नेवी ब्लू है। कैसा है? नेवी ब्लू, मतलब गहरा नीला आता है। उसके बाद करेंगे 24 तिल्ली इसमें पाया जाता है। ये किसका प्रतीक है? प्रगति। हमारा देश प्रगति कर रहा है, उसके बारे में कौन बतलाता है? चक्र। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन क्या कराता है? राष्ट्रीय झंडे के चक्र की ओर 24 तिल्ली। बात सही है। ऑप्शन 2 भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ से नहीं लिया गया था जी, यह अशोक स्तंभ से लिया गया था। कहां से लिया गया था? अशोक स्तंभ से लिया गया था। कहां से लिया गया था? अशोक स्तंभ। तो यह कहां से लिया गया था? अशोक स्तंभ। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद का राष्ट्रीय धनुष बजाने के पुनः अवधि कितना था? 52 सेकंड। सही है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम के ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है, इसकी गणना करेंगे। क्या कह रहा है ऑप्शन? पंचायत निर्वाचन, निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि में से की जाती है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर सही खोज रहा है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है, इसका गणना किया जाता है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। क्या होगा? सी। चलिए बी नंबर हो जाए, यही है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि घोषित है। बिहार पंचायती राज, चलिए बात देख लेते हैं, इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। कब इसको लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973। 73वें संविधान संशोधन 1973। चलेंगे पंचायती राज को और अगले क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे डिटेल करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 24 आता है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का बात करेंगे। राज्यसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा अनुच्छेद में? 80। राज्यसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में? 80। सांसद का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में जी? सांसद का है 79 में, 79 में है। और राज्यसभा का हो गया 80। और लोकसभा का किस में हो गया? 81। लोकसभा का किस में? 81। तो राज्यसभा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति कौन सा कथन सही है? विश्व मत राज्यसभा में लाया जा सकता, विश्वास मत राज्यसभा में, ये काहे लाएगा जी? ऐ राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे। सीसी कौन सा अनुच्छेद के तहत बनाता है? 249। खाली सब सी भी करता है। 249 के तहत, किसके तहत बनाता है? 249। अगर राज्यसभा को यह लगता है कि यह संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो यह किससे आग्रह करता है? सांसद। सांसद से आग्रह करता है कि यह इस पे कानून कौन बनाए? सांसद बनाए। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 249। किसके तहत? 249 के तहत। तो राज्यसभा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका सी है। तो राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 249 के तहत। यहाँ पे कह रहा है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा नहीं होता है, वो लोकसभा के प्रति होता है। अब व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। विश्वास मत आपका कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाता, कहां पे लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराया गया था? कब कराया गया था? 1952। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराया गया था? 1952 में कराया गया था। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में से एक उम्मीदवार अपने मतदान की राशि को खो देगा, उससे कुल वैध कितना प्राप्त होना चाहिए? 1/6 से कम प्राप्त नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। कह रहा है कि कोई भी विधानसभा निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत राशि को खो देता है, कितना से कम मिलने पर? 1/6। अगर कम मिलेगा तो क्या होगा? अपना जमानत राशि को खो देगा। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां पे हुआ था? बंबई में। कहां पे हुआ था? बंबई में हुआ था। इसका अध्यक्षता किन्होंने किया था? एओह्यूम। किन्होंने किया था? एओह्यूम। WC बनर्जी ने किया था। किसने किया था? WC बनर्जी। बताएंगे कोलकाता 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। किन्होंने किया था? दादा भाई। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें कि पहली बार आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का मांग क्या? लाहौर बताएंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें क्या हुआ था जी 1929 के लाहौर अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज की मांग। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज। मद्रास अधिवेशन के बारे में बताएंगे। पहली बार आपका बदरुद्दीन तैयब जी, कब हुआ था? 1887 में मद्रास की अधिवेशता किन्होंने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। किन्होंने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है।
उसको 10%, टोटल आपका कितना होना चाहिए 10%। जितना सीट है लोकसभा में उसका कितना परसेंट चाहिए 10%। तो टोटल लोकसभा में कितना सीट है 543 है, 543 का आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55 के आसपास है, कितना आएगा 55। ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा ए नंबर। ग्राम पंचायत में कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितना दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा 7 दिन के बाद। कितना दिन के बाद माना जाएगा 7 दिन के बाद। बताएंगे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए 21 वर्ष। ग्राम पंचायत की बात करेंगे, ग्राम पंचायत कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 73वें संविधान 1993 के द्वारा। किसके द्वारा 73वें संविधान 1993 के द्वारा। इसमें बताएंगे कौन सा भाग में रखा गया था इसको, भाग 9 में। कौन सी भाग में रखा गया 9 में। अनुच्छेद कौन सा था 243 से लेकर 243 9 तक। कहां तक था 243 से 243 9 तक। कुल कितने अनुच्छेद आता है 16। कुल कितने अनुच्छेद आता है 16। कुल कितना अनुच्छेद था 16। बात करेंगे अनुच्छेद हो गया 16, लेकिन विषय कितना दिया गया था, विषय कितना दिया गया था 29। कितना विषय दिया गया था 29 विषय दिया गया था। तो यह पंचायती राज था आपका। पंचायती राज में आपको क्या कर रहा था, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। तो कितना दिन के बाद 7 दिन के बाद होनी चाहिए। चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्या नंबर क्वेश्चन हुआ था अभी 29 हुआ था, अब 30 होगा ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सहारा क्या था जी, ये लोक भागीदारी। क्या हो जाएगा लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया था, डेट क्या था 2 अक्टूबर 1952। जब गांधी बाबा आते हैं तो नहीं होगा 2 अक्टूबर, गांधी बाबा का तो 2 अक्टूबर कब हो गया 1952। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब होता है 2 अक्टूबर 1952। इसका आंसर क्या हो जाएगा लोक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा नरेगा मनरेगा जिसको कहते हैं। इसमें आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कितना है 90 और 10 के अनुपात में। कितना आता 90 और 10 में था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित था जी। यह 2 युद्ध आपका लड़ा गया था, कौन सा था तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा तीसरा। 1962 में एक युद्ध लड़ा गया था। 1962 में कौन हुआ था चीन का युद्ध। और 1965 में कौन युद्ध हुआ था पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में और 1962 में कौन हुआ था चीन युद्ध। तीसरा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तीसरा पंचवर्षीय योजना काल कब से कब तक 1961 से क्या था 66। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। प्रथम क्या था 1951 से 56। चौथ पचमा क्या था 1974 से 78। 1974 से क्या था 78। छठी कब हो जाएगा 1980 से क्या हो जाएगा 85। 1980 क्या हो जाएगा 85। तो हम लोग क्या देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित रहा था तीसरी, क्योंकि 1961 से 66 कार्यकाल था। इसी में 1962 में क्या हो गया था चीन युद्ध। 1965 में क्या हो गया था पाकिस्तान। 1965-66 में आपका भयंकर आपका अकाल भी पड़ा था कहाँ पे भारत में। इसकी बात करेंगे तो आपका गरीबी उन्मूलन का नारा किसमें दिया गया था 5वीं में। गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी योजना में दिया गया था 5वीं। तो गरीबी को हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया जाता। इस समय कौन थे जी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा था आपका गरीबी हटाओ। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की चर्चा किया गया था। किस पे किया गया था आत्मनिर्भर। भारत आत्मनिर्भर आपका आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की चर्चा किसमें किया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सा मॉडल पे था हेराल्ड डोराल मॉडल। हेराल्ड डोराल मॉडल कौन था आपका प्रथम। तो हेराल्ड डोराल मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका शासनकाल 1951 से 56। आपका गरीबी उन्मूलन का नारा किसमें दिया गया था आपका 5वीं में। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि गरीबी को हटाओ और इसके साथ रोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना। तो रोजगार सृजन करने के बारे में बात किसमें आया था छठी पंचवर्षीय। क्वेश्चन यहां से बनता कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया 5वीं आपका 5वीं योजना में दिया गया था। छठी में गरीबी हटाओ के साथ क्या दिया गया था आपका रोजगार का सृजन करो। और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात किसमें किया गया था 1961 से 66। मतलब आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था शाहजहां सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था शाहजहां सरस्वती। कब किया गया था
1929 था कि 1936 था? 1936 में आपका वहां पे यूपी का था। 1936 कहाँ का था? लखनऊ में। हाँ, वो यूपी वाला हो गया। और 1929 में कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में। 1929 में कहाँ हो जाएगा? बिहार में। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां सरस्वती के द्वारा कब किया गया था? 1929 में किया गया था। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने के 200 चिर्चित करता। नील दर्पण की रचनाकारक कौन थे जी? दीन बंधु मित्र। नील दर्पण का रचनाकारक कौन था? दीन बंधु मित्र था। बंकिम चंद्र चटर्जी पुस्तक का नाम क्या था? आनंद मठ। क्या नंबर क्वेश्चन था अभी? 34। चलिए, नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? किसका? आपका बलवंत राम मेहता समिति। टाइम नहीं देखना है। बलवंत राम मेहता समिति कौन सा समिति है? बलवंत राम मेहता समिति। अभी इतना वैकेंसी होने के बाद टाइम देखिएगा तब तो गड़बड़ है। बलवंत राम मेहता समिति कब आया था जी? 1957। बलवंत राम मेहता समिति कब आया था? 1957। चलिए सारा समिति देखते हैं। बलवंत राम मेहता के बाद कौन आया था? अशोक मेहता समिति। कौन आया था? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता समिति कब आया था? 1977। अशोक मेहता समिति कब आया? 1977। उसके बाद तीसरा समिति कौन आया था? एल एन सिंघवी समिति। कौन आया था? एल एन सिंघवी। एल एन सिंघवी समिति। एल एन सिंघवी समिति कब आया था? 1986। एल एन सिंघवी समिति कब आया था? 1986। चौथा कौन था आपका? पी के थुंगन समिति। यह कब आया था? 1988। पी के थुंगन कब आया था? 1988। एक कोई समिति छूट रहा है इसमें जी। जेवी के राव। कौन आया था? जीवी के राव। जीवी के राव समिति कब आया था? 1985। यहीं पे होगा ना? हाँ, 1985। तो हम लोग देखिए पहला कौन आया था आपका? बलवंत राम मेहता समिति। बलवंत राम मेहता समिति कब आता? 1957। बलवंत राम मेहता समिति कब आता? 1957। बलवंत राम मेहता समिति ने पंचायती राज कितना स्तरीय बताया था? त्रिस्तरीय। पंचायती राज कितना स्तरीय बताया था? त्रिस्तरीय। तो पंचायती राज को त्रिस्तरीय किन्होंने कहा था? बलवंत राम मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कितना स्तरीय बताया था? दो स्तरीय। कितना स्तरीय बताया था? दो स्तरीय। तो दो स्तरीय की चर्चा किन्होंने किया था? अशोक मेहता समिति। वहीं जीवी के राव समिति क्या चीज की चर्चा किया था जी? जिला परिषद को सशक्त करने के लिए। जिला परिषद पर बल देने के लिए किन्होंने कहा था? जीवी के राव समिति, जो 1985 में आया था। एल एन सिंघवी समिति ने क्या था? इसको संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किन्होंने क्या था? एल एन सिंघवी समिति, जिसको लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के नाम से भी जाना जाता। कब आया था? 1986। उसके बाद पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति कब आता? 1988। पीके थुंगन समिति ने क्या कहा था? कि जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता तब तक पंचायती राज सफल नहीं हो सकता। तो हम लोग देखिए पहले बलवंत राम मेहता समिति 1957 आया जिन्होंने त्रिस्तरीय दिया। अशोक मेहता समिति 1977 आया जब क्या कहा इन्होंने? दो स्तरीय। उसके बाद जीवी के राव समिति कब आता? 1985। इन्होंने कहा कि जिला परिषद को मजबूत बनाया जा। उसके बाद एल एन सिंघवी समिति कब आता? 1986, जिन्होंने कहा कि पंचायती राज को क्या दिया जाए? संवैधानिक दर्जा। उसके बाद लास्ट में कौन आता? पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति कब आया था? 1988। इसमें कहा गया था कि जब तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता तब तक पंचायती राज सफल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 36। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रशिक्षण के। इकरा का मतलब खेल होता है, कई वर्ड यूज किया जाता है इसका। तो किस क्षेत्र में दिया जाता? प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका मेजर ध्यानचंद। आपका हॉकी का जादूगर भी किसको कहा जाता है? ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? ध्यानचंद। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता? फ्लाइंग सिंह। फ्लाइंग सिंह के नाम से किनको जाना था? मिल्खा सिंह। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता उस किसके जन्मदिन पर? आपका ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर भी कौन हो गया? आपका ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 38। मैग्सेस पुरस्कार रोमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता हुआ किस क्षेत्र में राष्ट्रपति, कहां के राष्ट्रपति थे जी? फिलीपींस का राष्ट्रपति। कहां का राष्ट्रपति था? फिलीपींस। देखिएगा टाइम कैसे बचत होता है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है?
कौन सा महाद्वीप में? अफ्रीका। सहारा में, सहारा कितना देशों में फैला हुआ था? 11 देश। कितना देश में फैला हुआ था? 11। तो सहारा मरुस्थल 11 देश में फैला हुआ था। सहारा मरुस्थल कहाँ पे पड़ता? अफ्रीका में पड़ता। सहारा मरुस्थल में 2 मरुस्थल पाया जाता, कौन कौन था? लीबिया और नूबिया। कौन था? लीबिया और नूबिया। तो लीबिया और नूबिया मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता? आपका सहारा। सहारा मरुस्थल में 2 मरुस्थल पाया जाता, लीबिया और नूबिया। अफ्रीका में एक और मरुस्थल पाया जाता जिसका नाम क्या था? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कितना देश में था? 3 देश में। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देश में। और अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल का विस्तार कितना देश में? 11 देश में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल पाया जाता था? अर्ना हलेम तो पठार था। किम्बरले और अर्ना हलेम का पठार था। विक्टोरिया डेजर्ट नहीं पढ़े थे? विक्टोरिया डेजर्ट। विक्टोरिया डेजर्ट जो इस भाग में पाया गया, कौन सा था? विक्टोरिया डेजर्ट था यह पूरी तरह से। एशिया में कौन कौन मरुस्थल था? तकलामाकन का मरुस्थल कहाँ था? चीन में। तकलामाकन का मरुस्थल कहाँ था? चीन में था। चलिए, फारवी कहाँ पे पड़ता है? डूरांड कप किस खेल से संबंधित रखता है? आपका फुटबॉल। डूरांड कप किससे संबंधित रखता है? फुटबॉल से संबंध रखता है। 41 नंबर, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर जिला के कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू। किनके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो शहर में अपना भाषण इन्होंने कब दिया था? 1893 में। कब दिया था? 1893 शिकागो शहर में दिया था। अगर महात्मा गांधी की बात करेंगे तो बहुत डिटेल आएगा, समय कम है अभी। बिहू। बिहू राज कहाँ पे? आप बिहू आपके किस राज्य में मनाया जाता? असम। कहाँ पे मनाया जाता? असम। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, तो बिहू किस राज्य में मनाया जाता? आपका असम में मनाया जाता। अगला वीडियो में हम लोग कर लेंगे। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। इसके बारे में पढ़े थे। पेरू की राजधानी क्या है? लमा। लापाज किसकी राजधानी है? बोल्विया की राजधानी क्या है? लापाज। बोगोटा किसका था? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और क्वेटा किसका था? इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटा। ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन को किए हैं, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल आपका दक्षिण अफ्रीका का ही राजधानी, सॉरी दक्षिण अमेरिका का राजधानी दे दिया। लापाज कहाँ का हो गया? बोल्विया। लापाज कहाँ का हो गया? बोल्विया का हो गया। और आपका क्वेटो कहाँ का हो गया? इक्वाडोर। कहाँ का हो गया? इक्वाडोर का हो गया। लीमा तो जान ही रहे, पेरू की राजधानी क्या होगा? लीमा। बोगोटा कहाँ का है? कोलंबिया। बोगोटा कहाँ का था? कोलंबिया। कोलंबिया देश की नाम किसके नाम पे पड़ा था? कोलंबस के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेरनोबल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहाँ पर अवस्थित है यह? यूक्रेन में। कहाँ पे अवस्थित है आपका? यूक्रेन में। चेरानोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया। चलिए, यूक्रेन होगा। जापान की मुद्रा क्या है? एन। जापान की मुद्रा क्या है? एन। दिहरम कहाँ का मुद्रा है? सऊदी अरब का मुद्रा है। सऊदी अरब यूएई का मुद्रा का नाम क्या है? दिहरम। बताएंगे क्रोनर कहाँ का था? युआन तो चीन का है। क्रोनर कहाँ का है? चलिए देख लीजिएगा। तो जापान का मुद्रा का नाम क्या हो गया? येन हो गया। दिरहम कहाँ का हो गया? यूएई का होगा। युआन कहाँ का है? चीन का। क्रोनर याद नहीं आ रहा, देख लीजिएगा कहाँ का मुद्रा। डेनमार्क का है। चलेंगे। 10 टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह। 10 टू पाकिस्तान किनके द्वारा लिखा गया था? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कौन हो जाएगा? अबुल कलाम। विंग्स ऑफ, अबुल कलाम, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। अबुल लिखा गया, अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ फायर का अब्दुल कलाम आजाद। अरे हल्ला कर रहा है। चलिए साइंस में आइए इधर। हो गया अब 800 हो गया अब आपका। जल का घनत्व कितना होता है जी? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल आपका तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। जल, वायु और क्या होता है? सॉरी, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। इबोला क्या है? वायरस। इबोला क्या है? वायरस। पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। इबोला वायरस रचने का क्या था?
रेखा हमें हीट करके पोएच छोड़ गई। तो रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। वायरस का आपका ट्रिक है, रेखा में रे से क्या हो जाएगा रेबीज, र से क्या हो जाएगा रेबीज, ख से क्या हो जाएगा खसरा, ह से क्या हो गया हर्पीज, म से क्या हो गया मेनिंजाइटिस, ही से क्या हो गया हेपेटाइटिस, टे से क्या होगा ट्रोकोमा, करके हो गया क्या कोरोना, पोए से क्या हो गया पोलियो, ए से एड्स, छे से चेचक, छ से छोटी माता, डो से डेंगू ज्वार, गौ से गलसोत, ई से क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। देख लीजिएगा पीछे इसका वीडियो डाला हुआ आपका क्या कहते हैं वायरस, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया सभी से होने वाला। तो वायरस से होने वाला बीमारी का ट्रिक क्या था, रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। इसमें जितना भी आपका वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी सब इसमें आ जाएगा। रेखा में रो से हो गया रेबीज, ख से हो गया खसरा, ह से हर्पीज, म से मेनिंजाइटिस, ही से क्या हो गया हेपेटाइटिस, टे से क्या हो गया ट्रेकोमा, करके में क्या आ गया कोरोना, क्या आ गया कोरोना, पोएच में क्या हो गया पोलियो, पी से क्या हो गया पोलियो, ए से क्या हो गया एड्स, ए से क्या हो गया एड्स, चे से क्या हो गया चेचक, चे से क्या हो गया चेचक, छे से क्या हो गया छोटी माता, छ से क्या हो गया छोटी माता। उसके बाद डो से क्या हो गया डेंगू ज्वार, डो से क्या हो गया डेंगू ज्वार। उसके बाद गो से क्या हो गया गलसोत, क्या हो गया गलसोत, वही जो गल फूल जाता है। उसके बाद इसे क्या हो गया इन्फ्लुएंजा, इसे क्या हो गया इन्फ्लुएंजा। हरे रंग का पदार्थ जो पदार्थ के प्रकाश संश्लेषण करता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्लोरोफिल। आपका लवक पढ़े थे, जो लवक में कितना प्रकार पढ़े थे 3 प्रकार। लवक कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। पादप का रसोई घर किसको कहा जाता है हरित लवक। पादप का रसोई घर किसको कहा था हरित लवक। मतलब क्लोरोफिल को क्या कहा था पादप का रसोई घर। बताएंगे शुष्का छिप एक मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, या आंख का बीमारी है। ए विटामिन ए होगा। क्या के लिया गया आंसर, गलती से हो गया होगा। सूखा रोग नहीं है, यह आंख का बीमारी है, आंख का बीमारी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। सूक्ष्म फोक का मनुष्य का प्रकोप किसके कमी से होता है विटामिन है। बताएंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है क्लोफिनॉन। और डी का क्या होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम क्या होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या होता है रेटिनॉल। विटामिन ए से क्या होता है रेटिनॉल। विटामिन सी का क्या होता है एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या होता है एस्कर्बिक एसिड। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा क्या हो जाएगा इसमें बाल क्षय। अच्छा बाल क्षय की बात करेंगे तो बाल क्षय कौन सा विटामिन की कमी से होता है विटामिन B7 के। बाल जो झड़ता किसके कारण विटामिन B7। बाल जो पकता किसके कारण B5 के कारण। आपका पकता किसके कारण विटामिन B5। जिसका ये सब घटना हो रहा है ये सब कर लेना। तो विटामिन B5 के द्वारा क्या होता है बाल पकना होता है। विटामिन 7 के द्वारा क्या होता है बाल झड़ना होता है। उसके बाद ये बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है विटामिन ए के कमी के कारण। किसके अच्छा सॉरी B1 के कारण। विटामिन B1 के कारण क्या होता है बेरी बेरी। और ये तो बाल चर्म आ गया। बताएंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका जी का मान सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका पे। कहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वही ना हो गया। देखिएगा अगर ग्लोब में देखा जाए तो आपका सबसे ऊपर वाला भाग क्या हो गया अंटार्कटिका, जिसको क्या कहेंगे पोल अर्थात ध्रुव कहेंगे। खाली वहां पे लिख दिया आपका अंटार्कटिका। सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे आपका ध्रुव ना लिख कर क्या लिख दिया है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका कहाँ पे पाया जाता है ध्रुव पे पाया जाता है। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा ध्रुवों पर, और सबसे कम उसका कहाँ पे होगा विषुवत रेखा पर। जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है विषुवत रेखा। तो जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है ध्रुवों पर। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा अंटार्कटिका पे। कहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिक कहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिक में। तो हम लोग देख लिए सबसे ज्यादा काम हो रहा है आपका अंटार्कटिक में अर्थात ध्रुवों पर होता है। सबसे अधिक हुआ ध्रुवों पर और सबसे कम कहाँ पे हो गया विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के किस अंग की खराबी में मधुमेह रोग का प्रकोप होता है जी पेनक्रियाज। पढ़े होंगे जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े थे हम लोग देखे थे आपका पित्त कहाँ से निकलता है आपका पित्ताशय से, यकृत से निकलता। पित्त कहाँ से निकलता है यकृत, कहीं से कुछ निकाल देता है पित्त कहाँ से निकलता है आपका पित्त का सॉरी
पित्त निकलता है कहाँ से? यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत। और यह जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय। किसी कारणवश अगर उसमें अवरोध हो जाता है तो यकृत से जो आपका बिलिरुबिन निकलता है, बिलिरुबिन लेना क्या कर देता है? वो बंद कर देता है। वही बिलिरुबिन क्या होता है? हमारे शरीर में फैल जाता है और बिलिरुबिन हमारे शरीर को पूरी तरह से क्या कर देता? पीला कर देता। इसीलिए उसको कौन सा बीमारी के नाम से जाता है? पीलिया नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पीलिया। तो बिलिरुबिन को लेना बंद कर देता है पित्ताशय, तो इसीलिए क्या होता है आपका? पीलिया नामक। तो यहाँ कहाँ पे हो जाएगा? पेनक्रियाज। और क्या हो जाएगा? आग्नाशय। किडनी के बारे में, किडनी का वजन कितना होता है जी? 1.5 से 2 kg। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? NaCl। 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 सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? NaCl। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, टाइम के कारण हो रहा है थोड़ा थोड़ा, इसमें बहुत डिटेल से चलता, थोड़ा डिटेल से देखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसके कारण? ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। घेगा रोग आयोडीन मतलब पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है आपका? आयोडीन का कमी पाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में होगा। पहाड़ी क्षेत्र में घेगा रोग कहाँ से होगा आपका? पहाड़ी क्षेत्र में होगा। तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से कहाँ पे होगा? पहाड़ी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 57 देखेंगे। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? ये यकृत में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आपका? रेटिनॉल है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है? फाइलेरिया का। किसका वाहक होता है आपका? फाइलेरिया। तो मादा क्यूलेक्स किसका आपका होता है? फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है? गला में। थायराइड ग्रंथि कहाँ के पास था? गला में पाया जाता है। आंख कान यहाँ पे बहुत देखने को था। चलिए टाइम हो रहा है, अगला में देख लें। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तापमान पर। तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांच के लिए क्या हो जाता है आपका? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांचने के लिए किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन का टेस्ट। आंसर क्या लिया गया है? प्रोटीन। नहीं, प्रोटीन तो किसी भी हालत में नहीं होगा जी, गलती हो गया होगा। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। चलिए प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन किसी भी स्थिति में नहीं होगा। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है कार्बोहाइड्रेट। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये आपका एक था। अब अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।